एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम अपने चैनल पर करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन और लागत का जो सिद्धांत है। आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी करें। तो फिर आज हम करते हैं शुरू मैपिंग की कोशिश। आप सबका यहाँ पर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। और एक बात और, ये बुक के पेजेज हैं, थोड़ा लेंदी हो जाता है बट समझने के लिए इजी हो जाता है। कई बार क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझ में नहीं आती, और पेज में बुक में क्या होता है, पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ होता है, ताकि जिसका ये सब्जेक्ट नहीं है, जिसने कभी नहीं पढ़ा है, तो उसको समझने में भी इस चीज़ में आसानी रहती है। तो वो समझने के बाद भी हम या आप लोग स्क्रीनशॉट करके पेजेस का अपने पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उत्पादन और लागत का सिद्धांत, हम इसे हिंदी में करेंगे। और क्या है कि ये गूगल ट्रांसलेशन है। कई बार क्या होता है कि जो शब्दों के ट्रांसलेशन है वो गलत हो जाते हैं, तो उस चीज़ को आप इग्नोर करें। ठीक है, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे अपनी क्लास में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि जो उत्पादन है वो कैसे होता है। जैसे कि उत्पादन है, उत्पादन के कारक दिखाए गए हैं। कौन से हैं? भूमि, श्रम, और देखो ये कैपिटल। कैपिटल का यहाँ राजधानी किया हुआ है, जो कि कैपिटल का यहाँ क्या आता है? पूंजी। ये राजधानी नए आके यहाँ पे क्या आएगा? पूंजी आएगा। ठीक है, ये आप लोग पूंजी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये उत्पादन अनुकूलन होता है। और फिर ये उत्पादन के आगे कार्य दिखाए गए हैं। पर कार्य अल्पावधि, ये अल्पावधि और आगे जाकर ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन है। क्या है ये? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। ये जो अल्पावधि है इसको आप शॉर्ट रन कीजिए। ठीक है, और जो आगे जाकर किया हुआ है इसको आप लॉन्ग रन कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों की जगह आप शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कीजिए। ठीक है, फिर आगे इसके ये जो लॉ हैं वो दिए गए हैं। परिवर्तनीय अनुपात का जो कानून है वो, और पैमाने पर करने के लिए जो रिटर्न है उसका जो स्केल है हम वो करेंगे। ठीक है, और इसमें ये कॉस्ट, लागत का भी दिया गया है, अल्पावधि और आगे जाकर इसमें भी क्या है, ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन है। ये आगे इसकी चर हैं, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये हम करेंगे। तो ये गूगल की बढ़िया ट्रांसलेशन है, आप खुद इसे समझ सकते हैं और ठीक भी कर लीजिए प्लीज़। ये राजधानी नहीं है, ये क्या है? पूंजी है। कैपिटल मीन्स यहाँ पे इको में इसका अर्थ लिया गया है पूंजी। ठीक है, अल्पावधि क्या है? शॉर्ट रन, और आगे जाकर यानी कि जो लॉन्ग रन है वो, अगर ये समझना आए तो। आगे हम करेंगे मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का अर्थ। तो बुक के पेजेस हैं, हम इनको थोड़ा फास्टली पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उत्पादन एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिस्पर्धी बाजार में किसी भी फर्म का अस्तित्व प्रतिस्पर्धी लागत पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। व्यवसाय प्रबंधकों की प्रमुख चिंताओं में से एक उत्पादन की लागत को कम करके उत्पादन में इष्टतम दक्षता की उपलब्धि है। किसी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को उसके उत्पादन के स्तर से आंका जाता है। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं की मात्रा
उस अर्थव्यवस्था की समृद्धि या गरीबी को निर्धारित करती है। वास्तव में लोगों का जीवन स्तर किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा और विविधता पर निर्भर करता है। इस प्रकार यूएसए सिर्फ इसलिए एक समृद्ध देश है क्योंकि इसका उत्पादन स्तर ऊंचा है। क्या कहा इसने कि जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उससे किसी देश की अर्थव्यवस्था को आंका जा सकता है कि वो कितनी समृद्ध है या फिर कितने कमज़ोर है, गरीब है। ठीक है, क्योंकि ये जो अर्थव्यवस्था है ये प्रोडक्शन पर ही निर्भर करती है, यही उसका एक फैक्टर भी है। इसी से हम उसको पता लगाते हैं। और क्या कहा है इसने कि इसमें क्या है कि प्रतिस्पर्धी बाजार में किसी भी फर्म का अस्तित्व प्रतिस्पर्धी लागत पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। और जो व्यवसाय प्रबंधकों की जो प्रमुख चिंताओं में से क्या है, उत्पादन की लागत को कम करके उत्पादन में इष्टतम दक्षता की उपलब्धि, कि उत्पादन की लागत को तो कम किया जाए और उसके जो उत्पादन है जो उसमें इष्टतम दक्षता की उपलब्धि को हासिल किया जाए। ठीक, आगे देखेंगे हम। आम बोलचाल में उत्पादन शब्द का प्रयोग किसी वस्तु को बनाने की गतिविधि को इंगित करने के लिए किया जाता है। किसानों द्वारा गेहूं, चावल या किसी अन्य कृषि फसल को उगाना और सीमेंट, रेडियो सेट, ऊन, मशीनरी या किसी अन्य औद्योगिक उत्पादन का निर्माण अक्सर उत्पादन के रूप में जाना जाता है। भी मेन तो यही समझा जाता है कि उत्पादन का अर्थ है किसी चीज़ को बनाना, उसका उत्पाद करना। ठीक है, अर्थशास्त्र में उत्पादन से वास्तव में क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में उत्पादन शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में उस प्रक्रिया को निरूपित करने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा मनुष्य संसाधनों का उपयोग करता है, जैसे कि मनुष्य, सामग्री, पूंजी, समय आदि, उन्हें वस्तुओं और सेवाओं में बदलने का जो काम किया जाता है ताकि उन्हें मानव की ज़रूरत को पूरा करने में यूज किया जा सके। क्या है मतलब कि प्रोडक्शन में क्या है, अर्थशास्त्र में क्या लेते हैं कि मनुष्य वो संसाधन उपयोग जो मनुष्य उपयोग में लाता है उन संसाधनों की पूर्ति करना। ठीक है, यही उत्पादन का मतलब लक्ष्य भी कह सकते हैं कि जो फर्म्स हैं वो ऐसी चीज़ों का उत्पादन करें जो मनुष्य की इच्छाओं को, डिमांडों को पूरा कर सके। आगे देखिए, दूसरे शब्दों में उत्पादन कोई भी आर्थिक गतिविधि है जो आगतों और उत्पादनों में परिवर्तित करती है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। ठीक है, क्या है, जो आगतों को उत्पादनों में परिवर्तित करती है और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, चाहे वह भौतिक वस्तुओं का निर्माण हो या फिर सेवा प्रदान करना उत्पादन में शामिल है, बशर्ते यह कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। इसीलिए अर्थशास्त्र में एक औद्योगिक कार्यकर्ता द्वारा कपड़ा बनाना, खुदरा विक्रेताओं की सेवाओं जो इसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, जैसे डॉक्टरों, वकीलों, शिक्षकों, अभिनेताओं, नर्तकियों आदि के कार्य का उत्पादन। अब जेम्स बेट और जे.आर. पार्किंसन के अनुसार, मतलब ये डेफिनेशन दी है इन्होंने, किसने, जेम्स बेट और जे.आर. पार्किंसन ने। ये देखेंगे हम क्या है कि उत्पादन संसाधनों को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में तैयार उत्पादों में बदलने की संगठित गतिविधि है। क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में तैयार उत्पादों में बदलने की संगठित गतिविधि है और उत्पादन का उद्देश्य ऐसे रूपांतरित संसाधनों की मांग को पूरा करना है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्पादन को पदार्थ के निर्माण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि विज्ञान के मौलिक नियम के अनुसार मनुष्य पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, कि मनुष्य पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य जो कर सकता है वह केवल प्रकृति में पहले से मौजूद चीज़ों की उपयोगिता बनाना या जोड़ना। उत्पादन को उपयोगिता के निर्माण या परिवर्धन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब एक बढ़ई एक टेबल बनाता है तो वह उस पदार्थ को नहीं बनाता जिससे लकड़ी बनी होती है। ठीक है, केवल लकड़ी को मेज में बदलता है। ठीक है, क्या कहा है कि जो मनुष्य है वो पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकता। अब जो बढ़ई है वो क्या करता है, वो लकड़ी से मेज बनाता है। ठीक है, तो मतलब जो लकड़ी से बनी होती है, ऐसा करके वह उस लकड़ी की उपयोगिता को बढ़ा देता है। अब लकड़ी तो नेचुरल रूप से पेड़ों से मिलती है, पेड़ नेचुरल रूप से ग्रो होते हैं, किसान ने तो नहीं बनाई वो, नहीं, इसने बढ़ई ने तो नहीं बनाई, बढ़ई ने तो क्या किया, उस लकड़ी से मेज को बना दिया, उस लकड़ी की जो उपयोगिता थी उसको बढ़ा दिया जिसकी पहले उपयोगिता नहीं थी। अधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों में उपयोगिता जोड़ने के लिए उत्पादन में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं।
वो देखेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलना। अधिकांश निर्माण प्रक्रियाओं में कच्चे माल जैसे कि भौतिक आदानों का उपयोग होता है, उन्हें उपयोगिता वाले भौतिक उत्पादों में बदलना होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि लकड़ी के लॉन्ग टेबल में बदलना या लोहे के रूप में मशीन को बदलना, लोहे से मशीनें बना देना, इसे रूप की उपयोगिता प्रदान करना कहा जाता है। संसाधनों के स्थान को एक ऐसे स्थान में बदलना जहां वे बहुत कम या किसी अन्य स्थान पर उपयोग नहीं आते, जहां इनका अधिक उपयोग होता हो। स्थान की यह उपयोगिता निम्न प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है, देखेंगे। जैसे कि पृथ्वी से निष्कर्षण, जैसे कि खदानों से कोयला, खनिज, सोना, अन्य धातु अयस्कों को हटाना और उन्हें बाजारों में सप्लाई करना। नेक्स्ट क्या है कि वस्तुओं को जहां वे बहुत कम या कोई संतुष्टि नहीं देते उन स्थानों पर स्थानांतरित करना जहां उनकी उपयोगिता अधिक हो। उदाहरण के लिए जैसे कि मलाया में टीन का बहुत कम उपयोग होता है, जब तक कि इसे औद्योगिक केंद्रों में नहीं लाया जाता है जहां पैकिंग के लिए धातु के बक्से बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी तथा तकनीक उपलब्ध है। एक और उदाहरण है कश्मीर के बागों में सेब की किसानों के लिए थोड़ी उपयोगिता है, लेकिन जब सेबों को ऐसे बाजारों में लाया जाता है जहां मानव बस्तियां सघन और शहर के केंद्रों की तरह भीड़ भाड़ वाली होती हैं, तो वे अधिक संख्या में लोगों को अधिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वस्तुओं को, चीज़ों को वहाँ पहुँचाया जाए जहाँ उनकी उपयोगिता हो। अब किसी देश में, राज्य में, ज़िले में अगर किसी चीज़ की कम उपयोगिता है तो उसको ज़्यादा जनसंख्या वाले में या फिर जहाँ पे उसकी डिमांड हो वहाँ पे उस चीज़ को पहुँचाया जाए ताकि वो वहाँ पे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो और लोगों को संतुष्ट कर सके। ये उदाहरण माल पर प्रदत्त अतिरिक्त उपयोगिता पर जोर देते हैं। सभी प्रकार की परिवहन प्रणालियों द्वारा, परिवहन श्रमिकों द्वारा और एजेंटों द्वारा जो माल की आवाजाही और विपणन में सहायता करते हैं। ऐसे समय में सामग्री उपलब्ध कराना जब वे सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होते। उदाहरण के लिए काटे गए खाद्यान्न को अगली फसल तक उपयोग के लिए भंडारित किया जा सकता है। मौसमी फलों को बेमौसम में उपलब्ध कराने के लिए डिब्बाबंदी की जा सकती है और इसे समय की उपयोगिता का प्रतिपादन कहा जाता है। मतलब कि अगर अब कुछ चीज़ों की डिमांड ज़्यादा नहीं है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या करें कि उनको स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि अनाज का भंडारण किया जा सकता है। और जो फल वगैरह हैं जो आगे उस मौसम में नहीं, मतलब बेमौसम की जो फल मिलते हैं, तो उनको डिब्बाबंद करके उनको स्टोर किया जा सकता है। तो सेवाओं के रूप में व्यक्तिगत कौशल का उपयोग करना, उदाहरण के लिए आयोजकों, व्यापारियों, परिवहन के लिए कार्यकर्ता आदि। इन सभी गतिविधियों का मूल उद्देश्य एक ही है, अर्थात किसी तरह से उपयोगिता पैदा करना। इस प्रकार उत्पादन और कुछ नहीं बल्कि वस्तुओं और सेवाओं के रूप में उपयोगिताओं का सृजन है। क्या कहा कि उत्पादन और कुछ नहीं है, कि क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं के रूप में उपयोगिताओं का सर्जन है। उदाहरण के लिए ऊनी सूट के उत्पादन में किसी न किसी रूप में उपयोगिता पैदा होती है। सबसे पहले ऊन को ऊनी कपड़े में बदला जाता है। कताई और बुनाई मिल रूप बदलकर मतलब इसकी उपयोगिता बना देते हैं। फिर इसे उस स्थान पर ले जाया जाता है जहाँ इसे बेचा जाना है। इसे परिवहन करके उपयोगिता जोड़ी गई है। चूँकि ऊनी कपड़े केवल सर्दियों में ही उपयोग किए जाते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे समय तक रखा जाएगा जब खरीदारों या समय की उपयोगिता होगी यहाँ पे, जब खरीदारों की आवश्यकता होगी। पूरी प्रक्रिया में लोगों के विभिन्न समूहों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। मिल श्रमिक, दुकानदारों, एजेंटों आदि के रूप में उपयोगिता में वृद्धि में योगदान करने के लिए। इस प्रकार उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को कुछ नहीं बल्कि रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता का निर्माण है और समय उपयोगिता और व्यक्तिगत उपयोगिता, इसमें सब ये दिखाया गया है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यक रूप से भौतिक आगतों का भौतिक उत्पादन में रूपांतरण शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए वकीलों, डॉक्टरों, संगीतकारों, सलाहकारों आदि जैसी सेवाओं के उत्पादन में अमूर्त आउटपुट उत्पन्न करने के लिए अमूर्त इनपुट शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन उत्पादन में किसी के द्वारा प्यार और स्नेह, स्वैच्छिक इच्छाओं और स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं से घर के भीतर किया गया कार्य शामिल नहीं है। बाजार में विनिमय करने का इरादा उत्पादन का एक अनिवार्य घटक है। क्या है? बाजार में विनिमय करने का इरादा उत्पादन का एक अनिवार्य घटक है। उत्पादन की प्रक्रिया में होने वाले धन व्यय यानी संसाधनों को तैयार उत्पादों में बदलने के लिए उत्पादन की लागत का गठन किया जाता है। हालांकि उत्पादन की लागत को शुद्ध उत्पादन विश्लेषण के लिए ध्यान में नहीं रखा जाता है या किसी भी व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है, फिर भी उत्पादन
के सिद्धांत में हम खुद को उत्पादन के नियमों, उत्पादन कार्य और उत्पादन अनुकूलन के तरीकों तक ही सीमित रखेंगे। हालांकि यह याद रखना आवश्यक है कि उत्पादन निर्णय केवल परिचालन क्षमता के दक्षता के आधार पर ही भौतिक उत्पादकता पर निर्भर नहीं हो सकता। उत्पादक गतिविधि की लाभप्रद आउटपुट से प्राप्त राजस्व और उस आउटपुट को बढ़ाने में लगने वाली लागत पर निर्भर करेगी। लागत और राजस्व के पहलुओं पर निम्नलिखित इकाइयों में चर्चा की जाएगी। अब हम जैसे कि पढ़ेंगे उत्पादक के जो कारक क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादक के कारकों आगतों को संदर्भित करते हैं। आगत एक वस्तु या सेवा है। क्या है आगत? आगत एक वस्तु या सेवा है जिसे एक फर्म अपनी उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग के लिए खरीदती है। उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन की प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार के निवेशों की आवश्यकता होती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया बहुत जटिल है। एक वस्तु को कई चरणों और कई हाथों से गुजरना पड़ता है जब तक कि वह उपभोक्ताओं के हाथों में समाप्त रूप से नहीं पहुंच जाती। समाप्त रूप से उपभोक्ताओं के हाथों तक जब तक कि वह उपभोक्ताओं के हाथों में समाप्त रूप में नहीं पहुंचती। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता की दक्षता 4 कारक या संसाधन है। हाँ, ये तो उसके हो गए, फैक्टर्स हो गए। एक वस्तु को कई चरणों और कई हाथों से गुजरना पड़ता है जब तक कि वो उपभोक्ताओं के हाथों में नहीं पहुंच जाती। ये समाप्त रूप से पता नहीं कहाँ से ऐड हो गई। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता की क्षमता 4 कारक या संसाधन है जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना संभव बनाते हैं। अब किसी भी चीज़ का जो उत्पादन है संभव कैसे होता है? उसके लिए भूमि चाहिए। भी कोई व्यवसाय खड़ा करना उसके लिए भूमि चाहिए, फिर उसके लिए श्रम भी चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए या फिर मनुष्य चाहिए ना, वो मशीनें चाहिए। फिर हमें उसके लिए पूंजी भी चाहिए, फिर उसके लिए उद्यमशीलता की भी ज़रूरत है। 4 फैक्टर्स हैं किसी चीज़ को उत्पादन करने के लिए, सेवा और वस्तु को उत्पादन करने के लिए, उनको संभव बनाने के लिए। उत्पादन के इन कारकों की सक्रिय भागीदारी के बिना रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं बनाया जा सकता। जबकि भूमि प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है और प्राकृतिक संसाधनों को संदर्भित करता है। मानव प्रयास को कार्यात्मक और गुणात्मक रूप से 3 मुख्य घटकों अर्थात श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता को असल में वर्गीकृत किया गया है। ये इसके उत्पादन के 4 घटक दिखाए गए हैं। श्रम, पूंजी, ये फिर यहाँ पे कैपिटल को राजधानी लिखा है, यहाँ पे हम इसको पूंजी लिखेंगे। ठीक है, क्या है ये? पूंजी है। तो हम निम्नलिखित अनुच्छेदों में उत्पादन के उन कारकों का संक्षेप पर चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला क्या था हमारा? लैंड, भूमि। अब हम देखेंगे भूमि होती क्या है। अर्थशास्त्र में भूमि की क्या परिभाषा दी गई है? अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। इसका अर्थ अकेले मिट्टी या पृथ्वी की सतह से नहीं है, बल्कि प्रकृति के सभी मुफ्त उपहारों से है, जिसमें हम आम बोलचाल में भूमि के अलावा प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी की उर्वरता, पानी, हवा, प्रकाश, गर्मी, प्राकृतिक वनस्पति आदि शामिल हैं। यह कई बार मुश्किल हो जाता है यह स्पष्ट रूप से बताने के लिए कि किसी भी दिए गए कारक का कौन सा हिस्सा पूरी तरह से प्रकृति के उपहार का कारण है और अतीत में उस किए गए मानव प्रयास का कौन सा हिस्सा है। इसलिए एक सैद्धांतिक अवधारणा के रूप में हम निम्नलिखित विशेषताओं को सूचीबद्ध कर सकते हैं जो दिए गए कारकों को भूमि कहलाने के लिए योग्य बनाती हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? भूमि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। अब भूमि की विशेषताएं देखिए। भूमि प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है, गिफ्ट है। ये भूमि क्या है? लैंड क्या है? नेचर का एक फ्री गिफ्ट है। उत्पादन के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए किसी मानवीय प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कोई भी मानव है वो भूमि को बनाता नहीं है। भूमि नेचुरल है, ये प्रकृति ने दी है। ठीक है, तो इसके लिए किसी मानव प्रयास की आवश्यकता नहीं है। इसका कोई आपूर्ति मूल्य इस अर्थ में नहीं है कि भूमि प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक माता को कोई विशेष कोई भुगतान नहीं किया गया है। भूमि प्राप्त करने के लिए प्रकृति माता को कोई भुगतान नहीं किया गया है। ऋषि कहते हैं कि भूमि प्राप्त करने के लिए, अब ये तो है नहीं कि भूमि प्रकृति माता को जो नेचर मदर इसमें दिखाया गया है उसको कोई हम भुगतान करते हो, क्योंकि ये तो फ्री गिफ्ट है, इसको नेचर ने ही बनाया है। नेक्स्ट है भूमि की आपूर्ति निश्चित है, मतलब जो भूमि की जो सप्लाई है वो निश्चित है। भूमि मात्रा में शक्ति से सीमित है। यह उत्पादन के अन्य कारकों से इस मायने में भिन्न है कि मांग में कोई परिवर्तन अस्तित्व में भूमि की मात्रा को प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में भूमि की कुल आपूर्ति अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पूरी तरह बेलोचदार है, हालांकि यह एक फर्म के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत लोचदार है। नेक्स्ट हमारा भूमि स्थायी होती है।
क्या है, भूमि है जो फिक्स्ड है, स्थायी होती है और इसकी अविनाशी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, भूमि प्रकृति में स्थायी है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। रिकार्डो के अनुसार भूमि में कुछ मौलिक एवं अविनाशी शक्तियाँ होती हैं तथा भूमि की इन संपत्तियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भूमि एक निष्क्रिय कारक है। भूमि एक सक्रिय कारक नहीं है, मतलब ये निष्क्रिय है। जब तक भूमि पर मानव प्रयास का प्रयोग नहीं किया जाता तो यह अपने आप कुछ पैदा नहीं करती। मतलब निष्क्रिय कैसे है कि जब तक इसके साथ, जैसे कि मान लो कि एक किसान का एग्जाम्पल लें, जब तक किसान इसको मिट्टी को, खेत को जोत कर उसमें बीज नहीं बो देता तब तक फसल तैयार नहीं होती। तो इसलिए क्या है कि भूमि अपने आप कुछ उत्पादन करके नहीं देखती, इसके लिए कुछ मेहनत, लागत, श्रम कुछ करना पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट है, भूमि स्थिर है। भौगोलिक अर्थों में भूमि को भौतिक रूप से एक स्थान से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अब हम जहाँ बैठे हैं उस भूमि के पार्ट को कहीं उठाकर दूसरी जगह तो रखा नहीं जा सकता, इसलिए क्या कहा है कि भूमि स्थिर है। भौगोलिक अर्थों में भूमि को भौतिक रूप से एक स्थान से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। एक और, किसी दिए गए स्थान के विशिष्ट प्राकृतिक कारकों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि भूमि के कई उपयोग हैं। अब भूमि के उपयोग भी कई हैं और इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हालांकि सभी उद्देश्यों में इसकी उपयोगिता समान नहीं होती है, क्योंकि जो जहाँ जहाँ इसका उपयोग किया, उस सबके उद्देश्य भी समान नहीं है, वो सब अलग अलग। फिर क्या कहा है कि इसने भूमि विषम है। नेक्स्ट इसने क्या कहा है कि भूमि विषम है, कि भूमि के दो टुकड़े समान नहीं होते, वे प्रजनन क्षमता और स्थिति में भिन्न होते हैं। तो ये बात भी सच है, भूमि विषम है। इसका मतलब क्या है कि भूमि कहीं उपजाऊ होती है, कहीं बंजर होती है, कहीं कैसी होती है, कहीं कैसी। तो क्या कहा है कि इसमें भूमि विषम है, इसके दो टुकड़े एक समान कभी नहीं होते। अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट फैक्टर करेंगे, जो है लेबर श्रम। श्रम शब्द का अर्थ किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए निर्देशित किसी भी मानसिक या शारीरिक परिश्रम से है। काम से सीधे प्राप्त आनंद के अलावा या आय को सुरक्षित करने की दृष्टि से शरीर या मन के सभी मानवीय प्रयासों को आंशिक या पूर्ण रूप से श्रम कहा जाता है। क्या कहा है इसने कि जो है निर्देशित किसी भी मानसिक या शारीरिक श्रम से है और काम से सीधे प्राप्त आनंद के अलावा भी, काम से सिर्फ आनंद के अलावा आय को सुरक्षित करने की दृष्टि से शरीर या मन से सभी मानवीय प्रयासों को आंशिक या पूर्ण रूप से श्रम कहा जाता है। मतलब कि जो श्रम है वो मानसिक भी हो सकती है और वो शारीरिक भी हो सकती है। दूसरे शब्दों में विभिन्न प्रकार के मानवीय प्रयासों को संदर्भित करता है, जिसमें शारीरिक परिश्रम, कौशल और बुद्धि के उपयोग की आवश्यकता होती है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि किसी भी मानवीय प्रयास में तीनों की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक का अनुपात भिन्न हो सकता है। श्रम एक आर्थिक महत्व होने के लिए वह होना चाहिए कि किसी आर्थिक पुरस्कार के उद्देश्य से किया जाता है। प्यार और स्नेह से किया गया कोई भी काम हालांकि मानव कल्याण को बढ़ाने में बहुत उपयोगी है और शब्द के आर्थिक अर्थों में श्रम नहीं है। तात्पर्य यह है कि आनंद या प्रेम के लिए किया गया कोई भी कार्य अर्थशास्त्र में श्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यही कारण है कि एक गृहिणी की सेवाओं को श्रम के रूप में नहीं माना जाता है। भाई अब घर में जो लेडीज़ हैं वो सारा दिन काम करे रहते, उसको कोई नहीं कहता कि सारा दिन इसने इतना काम किया होगा। तो इसमें तो ये वही बता दिया कि भाई इसको ये श्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यही कारण है कि एक गृहिणी की सेवाओं को श्रम के रूप में नहीं माना जाता है, जबकि एक नौकरानी की सेवाओं को श्रम के रूप में माना जाता है। अब वही लेडीज अगर किसी और के घर में जाके या किसी और फर्म में जाके, किसी कंपनी वगैरह में जाके काम करे, तब उसकी जो वो काम करती है उसको श्रम के रूप में माना जाता है और उसके बदले उसको वेतन भी दिया जाता है। और ये क्या है, ये सिर्फ एक प्रेम और कल्याण की भावना के रूप में माना जाता है। जो मदर्स होती हैं, जो बहनें होती हैं, जो घर में काम करती हैं, वो सिर्फ एक स्नेह और प्रेम के लिए, आनंद के लिए किया गया कार्य माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल आनंद के लिए गाता है तो उसे परिश्रम के बावजूद श्रम नहीं माना जाता। ठीक है, कोई ये भी आगे ना, अगर कोई क्या अपने आनंद के लिए गाता है, कोई व्यक्ति आनंद के लिए गाता है तो उसे परिश्रम के बावजूद भी, परिश्रम तो वो करता है लेकिन फिर भी उसको श्रम नहीं माना जाता। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति कुछ शुल्क के भुगतान के खिलाफ गाता है तो यह गतिविधि श्रम का प्रतीक है। अब वो कहीं जाकर, जैसे कि ये कंसेप्ट वगैरह करते हैं, वहीं जाकर गाते, फिर वो अगर गाते हैं तो वहाँ पे उनको भी पे किया जाता है, तो वो उनका श्रम है। अब श्रम के लक्षण दिखाए गए हैं इसमें। ठीक है, क्या है मानव प्रयास। मानव प्रयास में क्या कहा कि श्रम अन्य कारकों की तुलना में अलग है। यह मानवीय प्रयासों से जुड़ा है, जबकि अन्य सीधे तौर पर मानवीय प्रयासों से नहीं जुड़े हैं।
नतीजतन इसने क्या कहा कि कुछ मानवीय और मनोवैज्ञानिक विचार जो अन्य कारकों के मामले में विपरीत हो सकते हैं, इसलिए मजदूरों के लिए आराम, उचित व्यवहार, अनुकूलन, कार्य वातावरण आदि आवश्यक है। सेकंड इसने क्या बोला है कि जो श्रम है वो नाशवान है। श्रम अत्यधिक नश्वर है। इस अर्थ के लिए एक दिन का खोया हुआ श्रम किसी अन्य दिन के अतिरिक्त काम से पूरी तरह से वापस नहीं लिया जा सकता। मतलब अगर एक दिन कोई आदमी फ्री रह गया, उसने उस दिन काम नहीं किया, तो उसको नेक्स्ट दिन वापस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि जो दिन जा चुका है उसकी उस दिन की श्रम वो अगले दिन कैसे कर सकता है? वो अगले दिन तो अगले दिन का ही काम करेगा। ठीक है, तो क्या करा कि इस अर्थ में एक दिन का खोया हुआ श्रम किसी अन्य दिन अतिरिक्त काम से पूरी तरह से वापस नहीं लाया जा सकता। दूसरे शब्दों में एक मजदूर अपने श्रम का भंडारण नहीं कर सकता है। ठीक है, श्रम का भंडारण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है कि जो श्रम है वो सक्रिय कारक है। श्रम की सक्रिय भागीदारी के बिना भूमि और पूंजी कुछ भी उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, श्रम मजदूर से अविभाज्य है। एक मजदूर अपनी श्रम शक्ति का स्रोत है। जब एक मजदूर अपनी एक मजदूर अपनी श्रम शक्ति का स्रोत है। जब एक मजदूर अपनी सेवा बेचता है तो उसे शारीरिक रूप से उपस्थित होना पड़ता है जहां उन्हें पहुंचाया जाता है, और मजदूर मजदूरी के एवज में अपना श्रम बेचता है, लेकिन काम करने की क्षमता बरकरार रखता है। आगे नेक्स्ट क्या कहा है कि जो श्रम शक्ति मजदूर से मजदूर में भिन्न होती है। भाई सबकी अलग अलग काम करने की अलग अलग, मतलब जो शरीर की ताकत लगा लो या मेंटली पावर लगा लो, बॉडी की जो पोटेंशियल है वो लगा लो, सबकी अलग अलग होती है। तो श्रम इस अर्थ में विषम है। श्रम शक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। श्रम शक्ति या श्रम की दक्षता श्रमिकों के निहित और अर्जित गुणों, कार्य वातावरण की विशेषताओं और काम करने के प्रोत्साहन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्या कहा इसने कि जो सभी श्रम उत्पादक नहीं हो सकते, अर्थात संसाधनों का उत्पादन करने के लिए सभी प्रयास सुनिश्चित नहीं है। नेक्स्ट है, श्रम की सौदेबाजी की शक्ति कमज़ोर होती है। श्रम की सौदेबाजी की शक्ति कमज़ोर होती है। श्रम की सौदेबाजी की शक्ति कमज़ोर होती है और श्रम का कोई आरक्षित मूल्य नहीं है। चूँकि श्रम को संग्रहित नहीं किया जा सकता है, मजदूर को नियोक्ताओं द्वारा प्रस्तावित मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस कारण से जब नियोक्ताओं की तुलना में मजदूरों की सौदेबाजी की शक्ति कम होती है और उनका शोषण किया जाता है और उन्हें कम वेतन स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। मजदूर आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है जब नियोक्ता आर्थिक रूप से शक्तिशाली है। हालांकि 20वीं सदी के दौरान चीज़ें श्रम के पक्ष में काफ़ी बदल गई हैं और 21वीं सदी में भी बदली हैं। आगे क्या करेंगे हम, जो श्रम है वो गतिशील है। ठीक है, श्रम क्या है, गतिशील है। श्रम एक गतिशील कारक है। जाहिर है श्रमिक एक नौकरी से दूसरी नौकरी या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। हालांकि वास्तव में एक नौकरी से दूसरी नौकरी या एक स्थान से दूसरे स्थान पर श्रमिकों की मुक्त आवाजाही के रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। नेक्स्ट है, इसके लिए मांग के लिए श्रम की आपूर्ति का कोई त्वरित समायोजन नहीं है। श्रम की कुल आपूर्ति को तुरंत बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, श्रम के घंटों और अवकाशों के घंटों के बीच चुनाव। एक मजदूर श्रम के घंटों और अवकाशों के घंटों के बीच चयन कर सकता है। यह विशेषता श्रम की आपूर्ति वक्र को एक अजीबोगरीब पीछे की ओर झुकने वाली आकृति बनाती है। श्रम और मजदूर, इसका तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे मजदूर की दर बढ़ती है, मजदूर अवकाश के घंटों को कम करके श्रम की आपूर्ति में वृद्धि करता है। हालांकि आय के वांछित स्तर से परे मजदूर श्रम की आपूर्ति कम कर देता है और मजदूरी की दर में और वृद्धि में जवाब में आराम के घंटे बढ़ा देता है। यानी वह अधिक पैसा कमाने के बजाय आराम और फुर्सत के पल बिताना ज़्यादा पसंद करता है। अब थर्ड है हमारा कैपिटल। हाँ, यहाँ कैपिटल का पूंजी सही अर्थ लिया गया है, वहाँ कैपिटल का राजधानी लिया गया था। यहाँ ट्रांसलेशन सही है। कैपिटल थर्ड क्या है हमारा, पूंजी। हम पूंजी को एक
हम पूंजी को एक व्यक्ति या समुदाय के धन के उस भाग के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसका उपयोग आगे धन के उत्पादन के लिए किया जाता है। वास्तव में पूंजी एक स्टॉक अवधारणा है जो एक आवधिक आय उत्पन्न करती है, जो एक प्रवाह अवधारणा है। पूंजी और धन के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। जबकि धन का तात्पर्य उन सभी वस्तुओं से है और मानवीय गुणों जो उत्पादन में उपयोगी होते हैं और जिन्हें मूल्य के लिए पारित किया जा सकता है। इन वस्तुओं और सेवाओं का केवल एक हिस्सा पूंजी के रूप में चित्रित किया जा सकता है, क्योंकि यदि वे संसाधन बेकार पड़े हैं तो वे धन का गठन करेंगे, लेकिन पूंजी का नहीं। ठीक है। पूंजी को उत्पादन से उत्पादित साधन या उत्पादन के मानव निर्मित उपकरण के रूप में ठीक ही परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में पूंजी से तात्पर्य उन सभी मानवीय निर्मित वस्तुओं से है जिनका उपयोग धन के आगे उत्पादन के लिए किया जाता है। यह परिभाषा पूंजी को भूमि और श्रम दोनों से अलग करती है, क्योंकि भूमि और श्रम दोनों ही उत्पादित कारक नहीं हैं, वे उत्पादन के प्राथमिक एवं मूल कारक हैं। अब देखो, उत्पादन के प्राथमिक और मूल कारक कौन से थे? भूमि और पूंजी नहीं, भूमि और श्रम। लेकिन पूंजी प्राथमिक या मूल कारक नहीं है, यह उत्पादन का एक उत्पादित कारक है। उत्पादन का उत्पादित कारक कौन सा है? पूंजी। इसे मनुष्य ने प्रकृति के साथ काम करके बनाया है। मशीन, टूल्स और यंत्र, कारखाने, बांध, नहरें, परिवहन उपकरण इत्यादि पूंजी के कुछ उदाहरण हैं। उन सभी का उत्पादन मनुष्य द्वारा आगे की वस्तुओं के उत्पादन में मदद करने के लिए किया जाता है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? पूंजी के प्रकार, टाइप ऑफ कैपिटल। अचल पूंजी वह है जो एक टिकाऊ आकार में मौजूद है। भाई, जो टिकाऊ है वो अटल है। ठीक है। और समय की अवधि में सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करती है, उदाहरण के लिए उपकरण और मशीन आदि। नेक्स्ट क्या है इसमें? परिसंचारी पूंजी। परिसंचारी पूंजी का दूसरा रूप है जो एक ही उपयोग में उत्पादन में अपना कार्य करती है और है आगे उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे बीज, ईंधन, कच्चा माल, कि भाई जिनको हम एक बार उत्पादन में उपयोग करते हैं, ठीक है, ये दोबारा के लिए उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है वास्तविक पूंजी। वास्तविक पूंजी का तात्पर्य भौतिक वस्तुओं जैसे भवन, संयंत्र, मशीनों आदि से है। फिर है मानव पूंजी। मानव पूंजी मानव कौशल और क्षमताओं को संदर्भित करती है। इसे मानवीय पूंजी कहा जाता है क्योंकि मानव में इन क्षमताओं के निर्माण में काफ़ी निवेश किया है। फिर है मूर्त पूंजी। मूर्त पूंजी को इंद्रियों द्वारा माना जाता है, जबकि अमूर्त पूंजी कुछ अधिकारों के रूप में होती है, लाभ जो इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कॉपीराइट, सद्भावना, पेटेंट अधिकार आदि। व्यक्तिगत पूंजी, जो पर्सनल कैपिटल है, वो व्यक्तिगत पूंजी एक पूंजी या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाली व्यक्तिगत संपत्ति है। सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी वह है जो सड़कों, पुलों आदि के रूप में समग्र रूप से समाज से संबंधित है। ठीक है। कौन से टाइप बताए यहाँ पूंजी के? अचल पूंजी, परिसंचारी पूंजी, वास्तविक पूंजी, मानव पूंजी, मूर्त पूंजी, अमूर्त पूंजी, व्यक्तिगत पूंजी और सामाजिक पूंजी। ठीक है। ये पूंजी के प्रकार बताए। पूंजी निर्माण दिया है इन्होंने। ठीक है। पूंजी निर्माण का अर्थ है किसी देश में वास्तविक पूंजी के स्टॉक में निरंतर वृद्धि। दूसरे शब्दों में पूंजी निर्माण में अधिक पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनों, औजारों, कारखानों, परिवहन उपकरणों, बिजली आदि का उत्पादन शामिल है, जिनका उपयोग वस्तुओं के आगे उत्पादन के लिए किया जाता है। पूंजी निर्माण को निवेश के रूप में भी जाना जाता है। पूंजी निर्माण या निवेश की आवश्यकता न केवल प्रतिस्थापन और नवीनीकरण के लिए बल्कि अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बनाने के लिए महसूस की जाती है। पूंजीगत वस्तु को संचित करने के लिए कुछ वर्तमान उपभोग का त्याग करना पड़ता है और वर्तमान आय की बचत करनी पड़ती है। बचत को भी उत्पादक निवेश में लगाया जाना। जितना अधिक लोग वर्तमान उपभोग से दूर रहने के लिए तैयार होंगे, उतना ही अधिक बचत और निवेश जो समाज नई पूंजी निर्माण के लिए समर्पित करेगा। यदि कोई समाज जो कुछ भी पैदा करता है उसका उपभोग करता है और कुछ भी नहीं बचाता है तो अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादक क्षमता तब गिर जाएगी और जब वर्तमान पूंजीगत उपकरण खराब हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, यदि वर्तमान क्षमता का उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है और कोई नया पूंजीगत सामान नहीं बनाया जाता है तो भविष्य में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। वर्तमान खपत में कटौती करना और इसका सीधा
हिस्सा पूंजीगत वस्तु जैसे कि उपकरण और यंत्र, मशीन और परिवहन सुविधाएं, संयंत्र और उपकरण आदि के निर्माण में लगाना बुद्धिमानी है। पूंजी निर्माण की उच्च दर से उत्पादन और उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है और उत्पादन प्रयासों की प्रभावशीलता में वृद्धि, आर्थिक विकास में तेजी लाना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। अब पूंजी निर्माण की अवस्थाएं कौन सी हैं? पूंजी निर्माण की अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। क्या क्या दिखाई गई हैं आप ये देख लीजिए। बचत है एक तो, सेविंग, ठीक है। दूसरा है बचत का संग्रहण करना, उसका स्टोरेज ऑफ सेविंग। और थर्ड है निवेश करना। ठीक है, पढ़े क्या इनको? चलो एक बार फास्टली पढ़ देते हैं। बचत, पहला क्या है? सेविंग। मूल कारक जिस पर पूंजी का निर्माण निर्भर करता है बचत करने की क्षमता। बचत करने की क्षमता व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है। उच्च आय आमतौर पर उच्च बचत के बाद होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आय में वृद्धि के साथ उपभोग करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है और बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यह न केवल एक व्यक्ति के लिए बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी सही है। एक अमीर देश में बचत करने की अधिक क्षमता होती है और इस तरह एक गरीब देश की तुलना में तेजी से अमीर बन सकता है जिसके पास बचत करने की कोई क्षमता नहीं है। इसलिए पूंजी उत्पादन अनुपात को देखने के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि की सीमित क्षमता होती है। बचत करने की क्षमता ही नहीं, बचत की इच्छा भी बहुत मायने रखती है। बचत करने की इच्छा व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति सरोकार के साथ साथ उस सामाजिक व्यवस्था पर भी निर्भर करती है जिसमें वह रहता है। यदि कोई व्यक्ति दूरदर्शी है और वह अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहता है तो वह अधिक बचत करेगा। इसके अलावा सरकार बीमा और भविष्य निधि को अनिवार्य बनाकर नियोजित लोगों पर अनिवार्य बचत लागू कर सकती है। सरकार बचाई गई आय पर कटौती की अनुमति देकर भी बचत को प्रोत्साहित कर सकती है। हाल के वर्षों में व्यापारिक समुदाय की बचत और सरकार की बचत भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। सेकंड क्या था हमारा? बचत का संग्रहण। यह पर्याप्त नहीं है कि लोग पैसे बचाते हैं या बचाए गए पैसों का प्रचलन में आना चाहिए और पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना चाहिए। बचत जुटाने के लिए उपयुक्त वित्तीय उत्पाद और संसाधनों की उपलब्धता का एक आवश्यक पूर्व शर्त है। सार्वजनिक बचत एकत्र करने के लिए और उन्हें संभावित निवेशकों तक ले जाने के लिए बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थानों का व्यापक प्रसार नेटवर्क होना चाहिए। इस प्रक्रिया में विभिन्न राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहनों के माध्यम से बचत पैदा करने में और समुदाय की प्राथमिक जरूरतों के लिए बचत को चैनलाइज करने में राज्य की बहुत महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका है ताकि न केवल पूंजी निर्माण हो बल्कि सामाजिक रूप से लाभकारी प्रकार भी हो। पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण, निवेश साथ में ही है क्या ये सारे? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया, पूंजी निर्माण, निवेश, ये वाला हिस्सा शायद थर्ड में आएगा। पूंजी निर्माण, निवेश। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब वास्तविक बचत वास्तविक पूंजीगत संपत्ति में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, कब होती है? जब वास्तविक बचत वास्तविक पूंजीगत संपत्ति में परिवर्तित हो जाती है। एक अर्थव्यवस्था में एक उद्यमी वर्ग होना चाहिए जो व्यवसाय के जोखिम को सहन करने के लिए तैयार हो और नई पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए उत्पादक मार्गों में बचत का निवेश करे। अब हमारा आता है फोर्थ पार्ट आ गई है, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, भूमि, श्रम और पूंजी नामक 3 कारकों की व्याख्या करने के बाद हम उत्पादन के चौथे कारक अर्थात उद्यमी के वर्णन की ओर मुड़ते हैं। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि उत्पादन भूमि, पूंजी और श्रम का कार्य है। कोई तो ऐसा कारक होना चाहिए जो इन कारकों को गतिमान करता हो, जो इनसे काम ले सके, इनका सही यूज कर सके, उन्हें सही अनुपात में जोड़ता हो, उत्पादन की प्रक्रिया को आरंभ करता हो, उनमें शामिल जोखिमों को वहन करता हो। इस कारक को उद्यमी के रूप में जाना जाता है। उन्हें संयोजक, प्रबंधक और जोखिम लेने वाला भी कहा गया है। क्या क्या कहा गया है उद्यमी को? आयोजक, प्रबंधक और जोखिम लेने वाला। लेकिन विशेषज्ञता और स्वामित्व और प्रबंधन के अलावा इन दिनों में एक प्रबंधक आयोजक द्वारा किए जाने वाले कार्य उद्यमी से अलग हो गए हैं, जबकि संगठन और प्रबंधन में नियमित और गैर नियमित प्रकार के निर्णय शामिल हैं। उद्यमी का कार्य उत्पादन कार्य शुरू करना और उसमें शामिल जोखिमों को वहन करना है। क्या है उद्यमी का कार्य? उत्पादन को शुरू करना और उसमें शामिल जोखिमों को वहन करना। अब जो एक उद्यमी है कि उसके कार्य दिखाए गए। सामान्य तौर पर एक उद्यमी जो निम्नलिखित कार्य करता है: व्यवसाय, उद्यम और संसाधन समन्वय की शुरुआत करना। ठीक है, जोखिम वहन या अनिश्चितता का वहन करना। व्यवसाय की सफलता और अस्तित्व के लिए अंतिम जिम्मेदारी उद्यमी की होती है। और अर्थव्यवस्था में निश्चितता को वहन करना, जिसे नव परिवर्तन यानी कि नई चीज़ों का समावेश करना, नई चीज़ों का उत्पादन करना। सुम्पिस्टर के अनुसार एक उद्यमी का वास्तविक कार्य नव परिवर्तनों को प्रस्तुत करना है।
नवोन्मेष व्यावसायिक आवश्यकताओं की बेहतर पूर्ति के लिए नए विचार और आविष्कार के व्यावसायिक अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, बस ये हो गए, थर्ड दिखाए गए थे। अब करेंगे अर्थव्यवस्था में उद्यमी और अधिक तकनीकी प्रगति की दर होगी। उद्यम के उद्देश्य और बाधाओं, जो एक उद्यमी की हैं उसकी क्या उद्देश्य हैं और उसके लिए कौन सी बाधाएं आती हैं वो देखेंगे। एक उद्यम के बारे में मानक धारणा यह है कि इसकी व्यावसायिक गतिविधि केवल मुनाफा कमाने के उद्देश्य से की जाती है। हालांकि वास्तविक दुनिया में उद्यम विशेष रूप से केवल लाभ अधिकतमकरण के उद्देश्य के आधार पर निर्णय नहीं लेते, जो कि एक उद्यम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक वातावरण में कार्य करता है। इसलिए इसके उद्देश्यों को ऐसे वातावरण में इसके अस्तित्व और विकास के संबंध में स्थापित करना होगा। इस प्रकार एक उद्यम के उद्देश्यों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रमुखों के तहत वर्गीकृत किया गया है, जिसके उद्देश्य क्या, जैविक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और मानवीय उद्देश्य। फिफ्थ क्या है, राष्ट्रीय उद्देश्य। तो फर्स्ट है ये क्या है, ये एक उद्यमी के उद्देश्य हैं। अगर इसको अब हम सारा एक्सप्लेन करें तो ये बड़ा हो जाएगा, ये आप इसका ये लीजिए स्क्रीन शॉट। ठीक है, पहला है ये जैविक उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्थिक उद्देश्य। काफ़ी लंबा दे रखा है। सारे होगी क्या, उत्पादन किस तरह उत्पादन को बढ़ाना है। सामाजिक उद्देश्य यहाँ से स्टार्ट है, ये यहाँ है सामाजिक उद्देश्य। चूँकि एक उद्यम समाज में रहता है और यह तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि वह समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करे। सामाजिक उद्देश्य, यहाँ पे ये मानवीय उद्देश्य। ठीक है, ये यहाँ पे मानवीय उद्देश्य स्टार्ट हो गए। और फिर ये हमारे लास्ट आ गया फिफ्थ वाला, जो क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य। ठीक है, ये आ गया हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य। एक उद्यम को राष्ट्रीय जरूरत और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय योजना और नीतियों के कार्यान्वयन की दिशा में काम करना चाहिए। ये कुछ राष्ट्रीय उसके उद्देश्य भी दिखाए गए हैं कि भी अवसरों की असमानता को दूर करना और सभी को काम करने और प्रगति के लिए उचित अवसर प्रदान करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार उत्पादन करना, देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना, दूसरे देशों पर निर्भरता से बचना, युवाओं को प्रशिक्षुओं के रूप में प्रशिक्षित करना। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये यहाँ आएगी। ठीक है, ये जो लाइन है ये यहाँ आएगी, कहाँ गया, हाँ ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ से नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है, ये यहाँ पे आएगा। युवाओं को प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित करना, यहाँ आएगा ये युवाओं को। ठीक है, और इस प्रकार आर्थिक विकास और विकास के लिए कौशल निर्माण में योगदान, ये हो गए। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, इस उद्देश्य की खोज में एक उद्यम की कार्य कई कारकों के विवश हो सकते हैं। महत्वपूर्ण ज्ञान और सूचना का अभाव बाधाएं आगे क्या है इसकी, इसलिए इस निम्नलिखित माना जा रही होगी। फर्मों का लक्ष्य लाभ को अधिकतम करना है जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए कि इस उद्देश्य की खोज में एक उद्यम के कार्य कई कारकों से विवश हो सकते हैं। अच्छा, जो एक उद्यमी के जो कार्य हैं वो कई कारकों से विवश हो सकते हैं। वो क्या क्या दिखाए गए हैं, जैसे कि ज्ञान और सूचना का अभाव। ठीक है, उत्पादन मूल्य और कारकों के संचालन पर राज्य द्वारा सार्वजनिक हित के लिए लगाए गए प्रतिबंध, जैसे कि अन्य प्रतिबंध भी हो सकते हैं। अब अवसंरचनात्मक या अपर्याप्त या फिर परिणामी आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं हो सकती हैं। व्यापार और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन जो अर्थव्यवस्थाओं की अत्यधिक जुड़ी हुई प्रकृति के कारण संक्रामक हो जाते हैं। मुद्रास्फीति, बढ़ती ब्याज दरें हैं, प्रतिकूल विनिमय दर में उतार चढ़ाव जैसी घटनाएं कच्चे माल पूंजी और श्रम लागत में वृद्धि का कारण बनती हैं और फर्मों के बजट और वित्तीय योजनाओं को प्रभावित करती हैं। प्रतिस्पर्धी वेतन पर कुशल कार्यबल खोजने में फर्मों की असक्षमता के साथ साथ कर्मियों के प्रशिक्षण की आवर्ती आवश्यकता के कार्य को महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। ठीक है, ये बाधाएं थी। अब उद्यमी की समस्याएं कौन सी हैं, जो एक उद्यमी है उसकी समस्याएं कौन सी हैं। उद्देश्य से संबंधित समस्याएं भी, अब उसके उद्देश्य क्या क्या है, कौन से उद्देश्य उसके लिए बेनिफिशियल है, किन में वो प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है,
जैसे कि युद्ध में जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक वातावरण में कार्य करता है, तो ये उद्देश्य से संबंधित समस्याएं उसके सामने उत्पन्न होती हैं। फिर जो संयंत्र के स्थान और आकार से संबंधित समस्याएं, ठीक है। नेक्स्ट है भी दूसरी समस्या फर्म के आकार से संबंधित है। यह तय करना कि एक छोटे पैमाने की इकाई या बड़े पैमाने की इकाई है। संचालन के पैमाने पर निर्णय लेने की पहले प्रस्तावित तकनीकी, प्रबंधकीय, विपणन और वित्तीय पहलुओं पर उचित व्यवहार करना होगा। नेक्स्ट क्या है कि भौतिक सुविधाओं के चयन और आयोजन से संबंधित समस्याएं, वित्त से संबंधित समस्याएं, संगठन संरचना से संबंधित समस्याएं, और फिर विपणन से संबंधित समस्याएं। मार्केटिंग करेगा ना फिर वो, तो उससे संबंधित समस्याएं, ठीक है। ये हो गए सब। फिर क्या है कि उत्पाद, विविधता, गुणवत्ता, डिजाइन विशेषताएं, ब्रांड नेम, पैकिंग संबंधित विशेषताएं, ये सारी होगी इसमें, ठीक है। उपयोगिताएं आदि। और क्या रहेगा, ये अब आ गया औद्योगिक संबंधित समस्याएं। अभी आ गया उत्पादन समारोह। ये उत्पादन समारोह नहीं है, ये प्रोडक्शन फंक्शन है। क्या है, ये फंक्शन है। लिखा जाए भाई ढंग से, क्या है ये, प्रोडक्शन फंक्शन है, FUNCTION, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन है ये, समारोह नहीं है ये। फंक्शन को ही समारोह ट्रांसलेट किया है गूगल देवता ने, ठीक है। अब उत्पादन फलन में एक फर्म के दुर्लभ संसाधनों और इन संसाधनों के उपयोग में उत्पन्न होने वाले उत्पादन के बीच संबंध का एक कथन है। अधिक विशेष रूप से यह इनपुट और आउटपुट के बीच तकनीकी संबंध बनाता है। अब इनपुट क्या होता है, कच्चा माल। आउटपुट क्या होता है, जो उस कच्चे माल से जो चीज़ बनाई जाती है, जो उत्पाद किया जाता है, ठीक है। उत्पादन फलन बीजगणितीय रूप से एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें निर्गत आश्रित चर तथा आगत स्वतंत्र चर। अब निर्गत क्या है, आश्रित चर, और आगत क्या है, स्वतंत्र चर, समीकरण के रूप में व्यक्त किया गया है। ये यहाँ पे क्यू दिया गया होगा, QFABCDN, जहाँ क्यू दी गई वस्तु के उत्पादन के लिए दर के लिए है। क्यू दी गई वस्तु के उत्पादन की दर के लिए है, और ABCD समय की प्रति इकाई के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कारक और सेवाएं हैं। अब उत्पादन फलन की मान्यताएं क्या हैं, ठीक है। किसी भी उत्पादन फलन के अंतर्गत 3 मुख्य मान्यताएं होती हैं। पहले क्या बताया, पहले हम जानते हैं कि इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध एक विशिष्ट अवधि के लिए मौजूद है, और दूसरे शब्दों में क्यू समय के साथ इंगित उत्पाद का माप नहीं है। दूसरा यह है कि यह माना जाता है कि उत्पादन तकनीक में अत्याधुनिक दिया गया है, कोई नवाचार होगा, दिए गए इनपुट और उनके आउटपुट के बीच संबंध में परिवर्तन का कारण बनता है। उदाहरण के लिए रोबोटिक्स का उपयोग विनिर्माण या वित्तीय विश्लेषण के लिए एक अत्यधिक कुशल सॉफ्टवेयर पैकेज इनपुट आउटपुट संबंध को बदल देगा। तीसरी धारणा यह है कि जो भी इनपुट संयोजन की विशेष फंक्शन में शामिल होते हैं, परिणामी आउटपुट उनका उपयोग अधिकतम स्तर पर करते हैं। ये फिर क्या है, उत्पादन फंक्शन, समारोह नहीं। उत्पादन फंक्शन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, उत्पादित की जा सकने वाले उत्पादन की अधिकतम मात्रा और उस उत्पादन को बनाने के लिए आवश्यक लागत के बीच में संबंध है। इसे प्रौद्योगिकी में दी गई स्थिति के लिए परिभाषित किया गया है, अर्थात तकनीकी ज्ञान की दी गई स्थिति के तहत किए गए इनपुट की मात्रा के साथ उत्पादन की अधिक मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है। सैमुअल्सन ने कहा है भाई, ये डेफिनेशन है, ठीक है। आगे देखिए इसमें, और ये भी एक, जैसे कि कोब डगलस उत्पादन फलन जो बोला है, क्या एक प्रसिद्ध सांख्यिकीय उत्पादन फलन कोब डगलस उत्पादन फलन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पॉल एच डगलस और CW कोब ने अमेरिकी विनिर्माण उद्योगों के उत्पादन कार्य का अध्ययन किया। अपने मूल रूप में यह उत्पादन कार्य किसी एक फर्म पर नहीं बल्कि संयुक्त राज्य में पूरे विनिर्माण पर लागू होता है, और इस मामले में उत्पादन फलन है, ठीक है, और उपयोग किए गए इनपुट श्रम और पूंजी हैं। आ गया ये प्रवर्ती
अनुपात का नियम या ह्रासमान प्रतिफल का जो नियम है, मतलब जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, अल्पावधि में इनपुट आउटपुट संबंधों का अध्ययन इस जो ये चर इनपुट शर्म के साथ किया गया है, इसमें अन्य सभी इनपुट स्थिर रहते हैं। इन शर्तों के तहत उत्पादन के नियमों को विभिन्न नामों के तहत चर अनुपात के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और चर आगत के प्रतिफल के नियम की अतिरिक्त चर इनपुट के परिणाम के रूप में लिया जाता है। यह ह्रासमान रिटर्न्स का कानून है। कानून कहता है कि जैसे ही हम एक इनपुट की मात्रा बढ़ाते हैं तो अन्य निश्चित इनपुट के साथ संयुक्त होता है, तो परिवर्ती आगत की जो सीमांत भौतिक उत्पादकता अंततः घटनी चाहिए। दूसरे शब्दों में अन्य स्थिर आगतों के सापेक्ष कुछ आगतों में वृद्धि प्रौद्योगिकी की गई अवस्था में उत्पादन में वृद्धि का कारण बनेगी, लेकिन एक बिंदु के बाद अतिरिक्त इनपुट के समान जोड़ से उत्पन्न अतिरिक्त आउटपुट कम और कम हो जाएगा। इस नियम पर चर्चा करने से पहले यदि कुल उत्पाद और औसत का उत्पाद का अर्थ समझ लेना उचित होगा। और जो क्या है, सीमांत उत्पाद। कुल उत्पाद को क्या बोलते हैं, जो टोटल प्रोडक्ट होता है, टीपी। ठीक है, कुल उत्पाद किसी भी समय एक साथ संयुक्त उत्पादन के सभी कारकों के प्रयासों से उत्पन्न कुल उत्पादन होता है। क्या है, कुल उत्पाद किसी भी समय एक साथ संयुक्त उत्पादन के सभी कारकों के प्रयासों से उत्पन्न कुल उत्पादन होता है। यदि एक कारक को छोड़कर सभी के आगतों को स्थिर रखा जाता है तो कुल उत्पादन परिवर्तित कारक की प्रयुक्त मात्रा के साथ भिन्न होगा। ठीक है, ये जैसे कि तालिका वगैरह दिखाई गई है। अब ये क्या है, एपी एवरेज प्रोडक्शन, औसत उत्पाद। औसत उत्पाद परिवर्तनशील कारक की प्रति इकाई कुल उत्पाद है। एपी क्या है, एपी क्या हो गया, ये परिवर्तनीय, कैसे निकालेंगे इसको, परिवर्तनीय कारक और डिवाइड बाई जो इसकी इकाइयों की कुल उत्पाद संख्या है वो। फिर है सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्शन, जो है परिवर्तित कारक की मात्रा में प्रति इकाई परिवर्तन से कुल उत्पाद में परिवर्तन को सीमांत उत्पाद कहते हैं। किसको कहते हैं, परिवर्ती कारक की मात्रा में प्रति इकाई परिवर्तन से कुल उत्पाद में परिवर्तन को सीमांत उत्पाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह आगत की एक अतिरिक्त इकाई द्वारा कुल उत्पादन में किया गया योग है, जैसे कि एमपी, टीपी, टीपी। सीमांत उत्पादक का परिकल्पित मूल्य तालिका के एक अंतिम कॉलम में दिखाई गई है। उदाहरण के लिए 4 इकाइयों के अनुरूप एमपी को 110 इकाइयों के रूप में दिया गया है। इस तथ्य को दर्शाता है कि श्रम के 3 और 4 इकाइयों की वृद्धि के उत्पादन को 330 और 340 इकाइयों तक बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन सीमांत उत्पाद का परिकल्पित हो गया। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच संबंध है। ठीक है, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों ही कुल उत्पाद से प्राप्त होते हैं। किससे उत्पाद होते हैं, टोटल प्रोडक्शन से होते हैं, एवरेज और मार्जिनल दोनों। तो क्या कहा इसने, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों ही कुल उत्पाद से प्राप्त होते हैं। औसत उत्पाद कुल उत्पाद को परिवर्तित कारक की इकाइयों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है, और सीमांत उत्पाद परिवर्तित कारक की मात्रा में 1 इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप कुल उत्पाद में परिवर्तन होता है। और औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच संबंध को नियमानुसार अभिव्यक्त किया जा सकता है। क्या नियम दिए कि जब परिवर्ती आगत की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप औसत उत्पाद में वृद्धि होती है तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है। क्या कहा इसने कि जब परिवर्ती आगत की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप वृद्धि होती है तो उसके फलस्वरूप औसत उत्पाद में वृद्धि होगी, तो सीमांत औसत उत्पाद से अधिक होगा। ठीक है, औसत से यहाँ सीमांत अधिक होगा। और जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत औसत उत्पाद के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में सीमांत उत्पाद वक्र और औसत उत्पाद वक्र को उसके अधिकतम पर काटता है। जब औसत उत्पाद गिरता है तो सीमांत औसत उत्पाद से कम होता है। ठीक है, अब क्या कहा कि कानून कुछ मान्यताओं के तहत संचालित होता है जो इस प्रकार है। जो ये ला था ये कुछ मान्यताओं के तहत संचालित होता है
ये इसमें दिखाया गया है, ये देख लीजिए। परिवर्तित अनुपात का जो नियम है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये इसके चरण दिखाए गए। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, इस अवस्था में कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है। ए पी वक्र ऊपर उठता है पहले चरण में, तो क्या होता है फिर ए पी वक्र है जो ऊपर उठता है, और सीमांत उत्पाद वक्र पहले ऊपर उठता है, फिर अधिकतम पर पहुंचने के बाद गिरने लगती है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीमांत उत्पाद हालांकि घटने लगता है। इसका सेकंड चरण दिया गया ह्रासमान प्रतिफल का चरण, चरण 2। कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ना जारी होता है। थर्ड स्टेज है इसकी नेगेटिव रिटर्न की स्टेज। ये क्या था, ऋणात्मक प्रतिफल के नियम की व्याख्या। क्या व्याख्या की है इसने भाई, ऋणात्मक प्रतिफल के नियम की व्याख्या, जैसे जैसे परिवर्ती कारक की मात्रा दूसरे की एक स्थिर मात्रा तक बढ़ती जाती है, एक अवस्था आ जाती है, तब कुल उत्पादन घटता है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। यह इस तथ्य के कारण है कि जो चर कारक की मात्रा निश्चित कारक के सापेक्ष बहुत अधिक हो जाती है, जिससे वे एक दूसरे के रास्ते में आ जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन बढ़ने की बजाय गिर जाता है। और ऐसी स्थिति में परिवर्तित कारक की इकाइयों में कमी से कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्या है इसमें, संचालन का चरण है, ठीक है। फिर इसके भी एक तर्कसंगत निर्माता की चरण दिया गया है। और क्या पढ़े इसमें, क्या है, बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, जैसे कि पहले ये बढ़ते पैमाने का प्रतिफल उत्पादन में वृद्धि के अनुपात करता है। ह्रासमान का प्रतिफल, कोप डगलस उत्पादन समारोह हो गया ये। अब हम करेंगे ये उत्पादन अनुकूलन, ठीक है, जो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन है वो करेंगे अब हम। क्या होता है ये, आमतौर पर एक लाभ अधिकतम करने वाली फर्म यह जानने की रुचि रखती है कि उत्पादन के कारकों के संयोजन से किसी दिए गए आउटपुट के उत्पादन की लागत कम हो जाएगी। इस फर्म के उत्पादन और लागत कार्यों क्रमशः आइसोक्वेंट और आइसोकोस्टक्वेंट लाइनों के संयोजन से जाना जाता है। अब जो आइसोक्वेंट और जो आइसोक्वेंट क्या है, आइसोक्वेंट उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत में उदासीनता वक्र के समान है। एक आइसोक्वेंट उन सभी संयोजकों का प्रतिनिधित्व करता है जो आउटपुट के समान स्तर पर उत्पादन करने में सक्षम है, चूँकि सम उत्पादन वक्र उन सभी संयोजनों का प्रतिनिधित्व करता है जो उत्पादन की मात्रा समान प्रदान करते हैं। इसलिए निर्माता उदासीन होता है और वह कौन सा संयोजन चुनता है। इसलिए सम उत्पादक वक्रों को समान उत्पादन वक्र, उत्पादन उदासीनता वक्र या सम उत्पादन वक्र भी कहा जाता है। सम उत्पादन वक्रों को समान उत्पादन वक्र, उत्पादन उदासीनता वक्र और सम उत्पादन वक्र भी कहा जाता है। आइसोक्वेंट की अवधारणा को निम्नलिखित अनुसूची की सहायता से आसानी से समझा जाता है। कारक संयोजन ABCD, कारक X 1 2 3 4 5, और ये Y के कारक दिए हैं 12 8 5 3 2, और ये MTRS दिया है। आइसोक्वेंट उदासीनता के वक्र गुणांशों में था तो कुछ इसमें भी, ये इनका ग्राफ दिया गया है सबका, बस सारांश आ गया। चलिए एक बार इसका सारांश देख लेते हैं कि मतलब जो ये पूरा जो PDF था, जो ये बुक थी जिसमें थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का जो ये PDF था, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या दिया गया था इसमें। उत्पादन के 4 कारकों भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन की संयुक्त गतिविधि का परिणाम है। उत्पादन किसका परिणाम है, उत्पादन के जो 4 कारक हैं उनका परिणाम है। किनका, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। साधारण शब्दों में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन है, अर्थात रूप की उपयोगिता, स्थान की उपयोगिता, समय की उपयोगिता और व्यक्तिगत उपयोगिता। क्या है उत्पादन का अर्थ, उपयोगिता का सृजन, और उपयोगिता किस किस चीज़ की, रूप की, स्थान की, समय की और व्यक्तिगत उपयोगिता। नेक्स्ट हमने क्या है, उत्पादन में प्रेम और स्नेह से किया गया कार्य, स्वैच्छिक कार्य और स्व उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुएं शामिल नहीं हैं। उत्पादन में क्या है,
ये श्रम में शामिल नहीं थी ना ये चीज़ें, जो स्वेच्छा से किया गया, प्रेम और स्नेह से किया गया कार्य। और बाजार में विनिमय करने का इरादा उत्पादन का एक अनिवार्य कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, भूमि में वे सभी मुफ्त प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं जिनकी अर्थव्यवस्था के लिए आपूर्ति समग्र रूप से स्थिर है। श्रम शरीर या मन के सभी मानव प्रयासों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कार्य से सीधे प्राप्त आनंद के अलावा आय को सुरक्षित करने की दृष्टि से किया जाता है। आगे हमने क्या पढ़ा कि पूंजी किसी व्यक्ति या समुदाय के धन का वह हिस्सा है जिसका उपयोग धन के आगे उत्पाद के लिए किया जाता है। पूंजी एक स्टॉक अवधारणा उत्पादन के उत्पादित साधनों को संदर्भित करती है। इसमें मानव निर्मित मशीनें और सामग्री शामिल होती हैं जिनका उपयोग आगे के उत्पादन के लिए किया जाता है। पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण जिसे निवेश के रूप में भी जाना जाता है का अर्थ है कि किसी देश में वास्तविक पूंजी के स्टॉक में निरंतर वृद्धि। पूंजी निर्माण के मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। बचत, जो बचत करने की क्षमता और बचत करने की इच्छा पर निर्भर करती है। बचत जुटाना, जो वित्तीय संसाधनों और उत्पादनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। और निवेश, ठीक है, यानी वह प्रक्रिया, क्या कौन से इसने 3 बताए, बचत बताया, ठीक है, और जो बचत जुटाना, ठीक है, और फिर क्या है, निवेश, यानी वह प्रक्रिया जिससे वास्तविक बचत वास्तविक पूंजीगत संपत्ति में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय का आयोजन करता है, उत्पादन को शुरू करता है, उत्पादन के अन्य कारकों का जो पारिश्रमिक देता है, भी किसी से श्रम करवाएगा, कोई मेहनत करेगा उसके, मान लो फैक्ट्री वगैरह में, उद्योग वगैरह में, तो उनको पारिश्रमिक भी देता है, नवाचारों का परिचय देता है, व्यवसाय के जोखिम और अनिश्चितताओं को वहन भी करता है। एक उद्यम के उद्देश्यों को मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। जो एक उद्यमी के जो उद्देश्य होते हैं वो कौन से हैं, जैविक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य। 5 पढ़े थे ना हमने, जैविक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य। एक उद्यम को अपनी स्थापना से लेकर उसके जीवन काल तक और उसके बंद होने तक कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये उद्देश्यों, स्थान, आकार, भौतिक सुविधाओं, वित्त, संगठन संरचना, विपणन, कानूनी औपचारिकताओं और औद्योगिक संबंधों से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब उत्पादन के कारकों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। निश्चित कारक वे कारक होते हैं जिनकी मात्रा एक क्षमता के भीतर उत्पादन में परिवर्तन के साथ अपरिवर्तित रहती है, और जो चर कारक के वे होते हैं जिनकी मात्रा उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ बदलती है। उत्पादन फलन आगतों और निर्गतों के बीच तकनीकी संस्था है। उत्पादन फलन है ये। सैमुअलसन ने वर्णन किया है कि उत्पादन कार्य उत्पादन की अधिकतम मात्रा के बीच संबंध के रूप में उत्पादित किया जा सकता है और उस आउटपुट को बनाने के लिए की आवश्यक है इनपुट। ठीक है, इस प्रौद्योगिकी एक दिए गए राज्य के लिए परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्या है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम या ह्रासमान प्रतिफल का नियम तब प्रासंगिक होता है जब कुछ कारकों को रखा जाता है, निश्चित और अन्य विविध हैं, इसके अल्पकाल के लिए लागू होता है, शॉर्ट रन के लिए लागू होता है। ये परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाएं कौन सी बताई। परिवर्तनशील जो अनुपात के नियम उसकी 3 अवस्थाएं, जहाँ बढ़ते प्रतिफल का नियम, ह्रासमान प्रतिफल का नियम और ऋणात्मक प्रतिफल का नियम संचालित होता है। कौन से परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाएं कौन सी बताई। बढ़ते प्रतिफल का नियम, ह्रासमान प्रतिफल का नियम और ऋणात्मक प्रतिफल का नियम संचालित होता है। कुल उत्पाद किसी भी समय एक साथ संयुक्त उत्पादन के सभी कारकों के प्रयासों से उत्पन्न कुल उत्पादन होता है, जो हमने पढ़ा था टोटल प्रोडक्शन टीपी। तो ये वो था कि कुल उत्पादन किसी भी इस समय एक साथ संयुक्त उत्पादन के सभी कारकों के प्रयासों से उत्पन्न कुल उत्पादन होता है। अब सीमांत उत्पाद परिवर्तनशील कारक की मात्रा में प्रति इकाई परिवर्तन कुल उत्पाद में परिवर्तन है। औसत उत्पाद परिवर्तनशील कारक की प्रति इकाई कुल उत्पाद है। पैमाने के प्रतिफल का नियम दीर्घकाल की आगतों और निर्गतों के बीच संबंधों का वर्णन करता है। जब सभी आगतों को समान अनुपात में बदला जाता है, पैमाने का प्रतिफल स्थिर बढ़ता और घटता हो सकता है। ठीक है, कैसा हो सकता है पैमाने का प्रतिफल, स्थिर भी हो सकता है, बढ़ता और घटता भी हो सकता है। पैमाने का स्थिर प्रतिफल तब होता है जब आगतों में किसी अनुपात में वृद्धि होती है
और उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है, तो इसे रेखीय समरूप उत्पादन फलन भी कहते हैं। पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल तब होता है जब आगतों में कुछ अनुपात में वृद्धि होती है और उत्पादन में आनुपातिक से अधिक वृद्धि होती है। पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल तब होता है जब आगतों में कुछ अनुपात और निर्गतों में वृद्धि होती है और अनुपात से कम बढ़ता है। फिर हमने पढ़ा था आइसोक्वेंट्स या उत्पाद। उदासीनता वक्र उत्पादन के विभिन्न कारकों के उन सभी संयोजकों को दिखाते हैं जो निर्माता को समान उत्पादन देते हैं। समलागत रेखाएं दो कारकों के विभिन्न संयोजनों को दर्शाती हैं जिन्हें फर्म दिए गए व्यय या परिव्यय से खरीद सकती है। अब आइसोक्वेंट और आइसोकोस्ट लाइनों को मिलाकर एक निर्माता उत्पादन के कारकों में संयोजन का पता लगा सकता है और इष्टतम यानी उत्पादन के कारकों का संयोजनों जो उसकी उत्पादन लागत को कम करेगा। दिए गए आउटपुट के उत्पादन के लिए आइसोकोस्ट लाइन के साथ प्रासंगिक आइसोक्वेंट का स्पर्श रेखा बिंदु कारकों से कम लागत संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये था हमारा द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आया होगा, आप लोगों के लिए वीडियो कुछ बेनिफिशियल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।